गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग जो इम्पोर्टेंट टर्म्स जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे टू डिनोट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसमें हम लोग स्ट्रेंथ, मास, वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम एंड पार्ट्स पर मिलियन को डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोलैरिटी को। ठीक है, एंड फर्दर अपकमिंग कंसंट्रेशन टर्म्स को। तो फर्स्ट आज का जो टॉपिक है दैट इज मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या कहता है? तो देखिए, मोलैरिटी कहता है किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना भी कॉन्सेंट्रेशन है उससे अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को डिवाइड कर देंगे तो हमको मोलैरिटी मिल जाएगा। मतलब कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। प्रति लीटर सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वही उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन लेंगे, उस 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना अमाउंट ऑफ, मतलब पर 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा दैट इज द मोलैरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। इफ वी डिफाइन दिस देन वी विल राइट एज इट इज डिफाइंड एज द ग्राम moles of solute present in per liter of solution। ठीक है, यही मोलैरिटी का डेफिनेशन होता है। पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। ओके, इसको अगर हम बाय फार्मूला हम लोग शो करेंगे तो पहली बात तो मोलैरिटी का सिंबल क्या था। मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और बाय मैथमेटिकली इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution in liter। ओके, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स molar mass divided by volume of solution। इसका एक और फॉर्मूला है, या फिर हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये तीनों में से किसी भी फॉर्मूला को हम लोग यूज कर सकते हैं टू फाइंड द मोलैरिटी ऑफ अ गिवन एनी सॉल्यूशन। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट वी विल डिस्कस मोलैलिटी। ये था हमारा मोलैरिटी। अब नेक्स्ट वी विल डिस्कस मोलैलिटी। मोलैलिटी को स्मॉल एम से हम लोग डिनोट करते हैं। मोलैलिटी कहता है, ये मोलैलिटी जो है मोलैरिटी से थोड़ा सा डिफरेंट है। मोलैरिटी में हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज करते हैं, यहाँ पर हम लोग सॉल्वेंट को यूज करेंगे और वो भी वॉल्यूम में नहीं, किलोग्राम में। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर जो है मोलैलिटी में हम लोग कहते हैं इट इज डिफाइंड एज the gram moles of solute dissolved in per kilogram of
सॉल्वेंट। बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है। मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं एंड इसका फॉर्मूला हो गया आपको ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, सीधा सीधा ध्यान में रखना है, यहाँ पर हम लोग सॉल्वेंट का मास लेंगे वो भी इन किलोग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूट जो होगा दैट इज इन देयर इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर ऑफ मोल्स। तो ये थोड़ा सा मोलैलिटी एंड मोलैरिटी में डिफरेंस है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग अदर कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस करने से पहले क्या करेंगे, हम लोग मोलैलिटी एंड मोलैरिटी के बीच में जो थोड़ा सा अंतर है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा मोलैरिटी एंड दिस वन इज मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम लोग, पहला डिफरेंस तो हो गया, मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं और मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट्स इसमें क्या मिस्टेक है, मोलैरिटी जो है हमारा लेस एक्यूरेट है, ओके, बट मोलैलिटी जो है मोर एक्यूरेट है। पहला तो सेकेंड पॉइंट ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखा था फॉर्मूला में, मोलैरिटी में हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज used and volume changes with change in temperature, okay, but यहाँ पर क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इज यूज्ड एंड मास डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के चेंज होने से मास चेंज नहीं होता, मास जो है कांस्टेंट यूनिट है, फिक्स रहता है, बट वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होता है किसी भी सॉल्यूशन का। बट लिक्विड फॉर्म का जो हमारा वैल्यू है, मास, लिक्विड का जो मास है, लिक्विड नहीं कहिए, मतलब किसी भी मैटर का जो मास है वो टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होने वाला नहीं है, बट वॉल्यूम चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली मेन डिफरेंस है मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी भी एक टाइप का कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करने वाला यूनिट है। फॉर्मेलिटी को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। फॉर्मेलिटी जैसा कि आप लोग यहाँ नाम देख रहे हैं, ये भी एक जो है एक मात्र फॉर्मेलिटी ही है, इसका कोई खास ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है इसलिए मैं इसको डिस्कस करते रहा। देखिए फॉर्मेलिटी कहता है इट इज़ द ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ solute dissolved in
पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। पर लीटर मतलब पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। ग्राम फार्मूला मास का मतलब हुआ कि जो भी सॉल्यूट है उसका हम लोग केमिकल फार्मूला लिखेंगे, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, तो Na2CO3। तो Na2CO3 का कितना वेट हो जाएगा हमारा, 2 सोडियम है तो ये हो जाएगा 46 प्लस 1 कार्बन है 12 प्लस 48 फॉर द ऑक्सीजन। ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस 2 8 प्लस 8 16, हाथ में 1 5 1 6 4 10। यानी कि अगर फॉर्मेलिटी किसी भी सॉल्यूशन का 1 है, इसका मतलब कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डिसॉल्व है। अगर उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है हमारा सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है तब। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in liter. Okay, this one is the formula of formality. And the next one is normality. Normality को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ठीक है, यही इसका सिंबल है। ये कहता है इट इज द number of gram it is the number of gram equivalent of solute dissolved in पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज डिफाइंड एज द नॉर्मलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। अब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर कह रहा था, तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है फॉर ग्राम इक्विवेलेंट फॉर एसिड के लिए हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला मास, जो भी एसिड का फॉर्मूला मास है डिवाइडेड बाय देयर बेसिसिटी। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट फॉर बेस कुछ नहीं करना है, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड ऑफ बेस डिवाइडेड बाय देयर एसिडिटी। ठीक है, इसके अलावा ग्राम इक्विवेलेंट फॉर सॉल्ट हम लोग ले सकते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट ले सकते हैं, तो इसमें क्या करेंगे कि ग्राम फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय देयर वैलेंसी कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगा दैट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट कंपाउंड। ओके, तो इसी तरह हम लोग यहाँ पर ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ले सकते हैं। ग्राम फॉर्मूला मास फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि MnO4 हो गया, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ दैट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिवाइडेड बाय, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या करेगा, ये खुद को रिड्यूस करेगा। तो रिड्यूस करने के लिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
गेन, ओके, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा दैट इज द नंबर ऑफ उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से उस फॉर्मूला मास ऑफ दैट कंपाउंड हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट मास फॉर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली ग्राम इक्विवेलेंट फॉर रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्मूले को डिवाइड करेंगे तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगा। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे KMnO4, ठीक है। KMnO4 हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ये जो है एसिडिक मीडियम में लगभग 5 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है। मुझे ठीक से याद नहीं है, आप एक बार अपने कॉपी में मतलब जो कंसर्न मैंने रिलेटेड बुक्स है उसमें चेक कर लीजिएगा। तो KMnO4 का जो वेट है उसमें 5 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमको जो वैल्यू आएगा दैट इज़ द ग्राम इक्विवेलेंट मास फॉर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 इन दैट मीडियम, ठीक है। तो एक मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा जहाँ पर कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो है KMnO4 का या किसी भी एसिड का या बेस का हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं उसके लिए, और उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जा करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं आप लोग को। मोलैरिटी का एक रिलेशन होता है दैट इज M1V1 इज इक्वल टू M2V2। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास V1 पता है, M1 पता है, V2 पता है तो M2 हम लोग फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, इसके लिए क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे पास एक एसिड है जिसका कि मोलैरिटी हमको पता है, सपोज कीजिए उसका मोलैरिटी है 10, ठीक है, और वॉल्यूम है 1 लीटर, ठीक है। तो 10 इंटू 1। अब मेरे को एक न्यू एसिड प्रिपेयर करना है जिसका मोलैरिटी होगा 5 और वॉल्यूम जो होगा उसका मान लीजिए कि वो वॉल्यूम जो होगा हमको उसका मान लेते हैं कि उसका वॉल्यूम है 20 लीटर, ठीक है, और हमको उसका मोलैरिटी कितना होगा ये पता करना है। तो एक एसिड है जिसका मोलैरिटी है 10 और वो हमारे पास 1 लीटर प्रेजेंट है, ठीक है। अब इससे हमको 20 लीटर न्यू एसिड प्रोड्यूस करना है, डाइल्यूट एसिड। उसका मोलैरिटी कितना होगा इस फार्मूले से हम लोग पता कर सकते हैं। तो मान लीजिए V1 है हमारा 1 लीटर, M1 है 10, जो है नए वाले एसिड का है 20 लीटर जो इसी एसिड से बनाया गया, तो उसका मोलैरिटी कितना होगा, तो इसको हम लोग इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। तो ये हमारे पास M2 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 20, ओके। तो उसका मोलैरिटी हो जाएगा 0.5। ठीक उसी तरह अगर हमारे पास एक एसिड है, उस एसिड से अगर न्यू एसिड हम लोग मतलब न्यू डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका मोलैरिटी हमको पता है, मतलब कि सपोज कीजिए कि 1 लीटर वॉल्यूम एसिड है, इसका मोलैरिटी है 1, ठीक है। अब हमें जो न्यू एसिड जो हम लोग बना रहे हैं उसका मोलैरिटी है 0.5, तो V2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 0.5 इज इक्वल टू V2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो वॉल्यूम जो है हमारे पास V2 का 2 हो जाएगा, दैट इज़ 1 लीटर 1 मोलर एसिड से अगर हम 0.5 मोलर न्यू एसिड प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब इसका जो मोलैरिटी को हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, तो इस और जो डाइल्यूटेड मोलैरिटी है उसका वैल्यू 0.5 है, तो उस केस में ये जो वैल्यू होगा डबल हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम जो है हमको V2 2 लीटर मिलेगा। इसी तरह नॉर्मेलिटी का भी रिलेशन है, N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V1 प्लस V2। दिस वन इज द relation of normality between two solutions. Now we will discuss the next point, that is mole fraction.
मोल फ्रैक्शन को हम लोग काई से भी डिनोट करते हैं। ओके, मोल फ्रैक्शन दैट इज x। ये कहता है इट इज द नंबर ऑफ मोल of one component to the total number of moles of solution। ये हमारा डेफिनेशन है मोलैलिटी का, सॉरी मोल फ्रैक्शन का। और बाइनरी सॉल्यूशन के लिए इसको हम लोग मैथमेटिकली डिराइव कर सकते हैं। लेट बाइनरी सॉल्यूशन ए बी। ओके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के लिए क्या करेंगे, काई ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के लिए हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, और उसके अलावा ध्यान में रखना एक और रिलेशन है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू ऑलवेज 1 होता है। काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1, हमेशा ध्यान रखना है। अगर बाइनरी कंपोनेंट हो या टर्नरी हो या क्वाटरनरी हो, कैसा भी कंपोनेंट हो, तो जितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट सभी के मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट 1 आएगा। इसी तरह एक और हमारा रिलेशन आता है कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करने के लिए, दैट इज मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन के थ्रू भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो मास फ्रैक्शन का भी सिंपल सा जो डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द टोटल मास ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मास ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर इसको किसी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए लेंगे तो सिंपल सा डेफिनेशन के थ्रू या फिर मैथमेटिकली हम लोग डिराइव कर सकते हैं। लेट अ बाइनरी सॉल्यूशन ए बी। ओके, बाइनरी सॉल्यूशन ए बी है तो मास फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। सिमिलरली मास फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। इसके अलावा मास फ्रैक्शन एंड मास परसेंटेज के बीच में एक रिलेशन है। मास परसेंट हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, आप लोग वहाँ जा कर के देख सकते हैं। ये जो मैंने पिछले क्लास में जो भी स्ट्रेंथ, जो भी कॉन्सेंट्रेशन का जो टर्म्स है, बहुत सारा टर्म्स को पिछले क्लास में पढ़ाया था, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ जा कर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मास फ्रैक्शन एंड मास परसेंटेज के बीच में एक रिलेशन होता है। ठीक है, ये रिलेशन है मास परसेंट इज इक्वल टू मास फ्रैक्शन इंटू 100। ठीक है, ये एक रिलेशन है मास परसेंट एंड मास फ्रैक्शन के बीच में। तो यहाँ तक में हम लोग जितने भी लगभग कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स हैं, जैसे स्ट्रेंथ, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम, पीपीएम, मोलैलिटी, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मास फ्रैक्शन, इन सभी को हमने डिस्कस कर दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ सॉल्यूशन चैप्टर का मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।